इतिहास रचता झारखंड 14वें मुख्यमंत्री के तौर में चौथी बार कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़े बड़े चेहरे, INDIA गठबंधन के कई बड़े चेहरे यहां झारखंड आने का, रांची आने की उनकी सहमति मिल चुकी है। बीजेपी के भी नेताओं को गया है, निमंत्रण पत्र भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिलकर सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें निमंत्रण दिया है। आने की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन झारखंड अपने आगंतुकों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मोरहाबादी मैदान सज धज कर तैयार हो चुका है। सुरक्षा की कमान संभाले चंदन सिन्हा, रांची के SSP लगातार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। DC वरुण रंजन तमाम सुविधाओं पर नजर बनाए हुए हैं और कई बड़े पदाधिकारी इस पूरे ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने में जुटे हैं। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि जनता ने यह लगातार दूसरी बार किसी सरकार को रिपीट करने के लिए पहली बार मौका दिया है। सरकार रिपीट कर रही है, ऐसा पहली बार झारखंड में हुआ है। नहीं तो परिवर्तन जनता का नियम था झारखंड के लिए, और जो मैंडेट मिला है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, वो जनता का अपार प्यार है। उसके पीछे के कारणों पर चर्चा भी होती रहेगी। जो वादे हैं उन वादों पर भी नजर बनी रहेगी कि वादे, नई सरकार है, नए वादे हैं, वादों को धरातल पर पूरा भी होना चाहिए और उन वादों पर जनता लगातार उम्मीदें बनाए हुए। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा अतिथियों के साथ। झारखंड में लगातार तीसरी बार स्पष्ट जनादेश मिला है। प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। झारखंड गठन के बाद से ये तीसरा मौका है जब बहुमत के साथ सरकार का गठन होने जा रहा है। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला था, जबकि 2014 में NDA के पक्ष में जनादेश था। वहीं ये पहली बार है जब किसी गठबंधन की सरकार लगातार दूसरी बार बनने जा रही है। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार बनने जा रही। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिला है प्रचंड जनादेश। JMM को 34, कांग्रेस को 16, RJD को 4 और CPI-ML को 2 सीट। 2019 के चुनाव में महागठबंधन को मिला था स्पष्ट जनादेश। JMM को 30, कांग्रेस को 16 और RJD को मिली थी 1 सीट। 2014 के चुनाव में NDA को मिला था बहुमत। बीजेपी को मिली थी 37 सीटें, आजसू को 5 सीटें। यानी झारखंड की जनता ने लगातार तीसरी बार किसी गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। 2014 में NDA गठबंधन को जनादेश मिला था और बहुमत के साथ रघुवर दास के सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। झारखंड के इतिहास में यह पहली बार सरकार थी जो 5 साल तक चली। 2014 के बाद लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन 2014 से पहले झारखंड में कभी भी किसी पार्टी का गठबंधन को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था। 2009 में बीजेपी और JMM ने 18 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी। वहीं 2005 में भी किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी 30 सीटें जीतकर सभी बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि सहयोगी JDU को 6 सीटें मिली थी। लेकिन बीजेपी और JDU की सीटें मिलाकर भी NDA बहुमत की जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया था। यानी 2005 और 2009 में त्रिशंकु जनादेश मिला था। यही वजह है कि राज्य गठन से अब तक 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जबकि 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। और अब 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ लेने जा रहे हैं। 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक बाबूलाल मरांडी रहे मुख्यमंत्री। 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक अर्जुन मुंडा रहे मुख्यमंत्री। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक शिबू सोरेन रहे मुख्यमंत्री। 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक फिर अर्जुन मुंडा रहे CM। 18 सितंबर से 28 अगस्त 2008 तक मधु कोड़ा रहे मुख्यमंत्री।
28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक फिर मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन। 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन रहा। 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक फिर सीएम रहे शिबू सोरेन। 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक राष्ट्रपति शासन रहा। 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक अर्जुन मुंडा रहे मुख्यमंत्री। 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक राष्ट्रपति शासन रहा। 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक हेमंत सोरेन रहे मुख्यमंत्री। 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक रघुवर दास रहे मुख्यमंत्री। 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक हेमंत सोरेन रहे सीएम। 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक चंपई सोरेन रहे मुख्यमंत्री। 4 जुलाई 2024 को फिर से मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। 24 साल 13 मुख्यमंत्री। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की कहानी खुद बयां कर रहा है, जिसका सीधा असर राज्य के विकास पर पड़ा। झारखंड के साथ 2 और नई राज्य का गठन हुआ था, लेकिन विकास के मामले में बाकी दोनों राज्यों के मुकाबले झारखंड पिछड़ गया। लेकिन अब राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश देना शुरू कर दिया है। 2014 में एनडीए गठबंधन को जनादेश मिला तो रघुवर दास के नेतृत्व में बनी मजबूत सरकार ने तेजी से राज्य का विकास किया। वहीं उसके बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार ने विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया और अब हेमंत सोरेन की अगुवाई में लगातार दूसरी बार स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनने वाली इस सरकार को प्रचंड जनादेश मिला है। ऐसे में उम्मीद है कि राज्य में विकास की रफ्तार और भी तेज होगी और झारखंड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली। अवसर सबको दिया राज्य की जनता ने, तमाम अवसर सबको प्रदान किए गए, हर दल को प्रदान किए गए। 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन 7 चेहरों के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही। पूरे का पूरा झारखंड इन्हीं 7 चेहरों के पीछे रहा। उसमें एक निर्दलीय विधायक भी रही है। झारखंड अपने आप में अनोखा राज्य बन गया। निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। तमाम तरीके के प्रयोग हुए, प्रयास हुए, लेकिन उसके बाद 14 सालों में जनता ने यह समझ लिया कि सरकार अगर स्थिर नहीं रही तो विकास के दावे जमीन पर पड़े के पड़े सड़ते रह जाएंगे। इसीलिए जनता पूर्ण बहुमत दे रही है, सरकारों से उम्मीदें कर रही है, लेकिन जैसे जैसे उम्मीदें बढ़ रही हैं सरकारों का दायित्व भी बढ़ रहा है। जो सरकार आई है उन पर भी जबरदस्त दायित्व है। रुक करते हैं अतिथियों का, स्वागत करते हैं। आरजेडी से क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ है। क्षितिज, स्वागत है आपका। कांग्रेस से अमृत सिंह साहब हमारे साथ है। अमृत, स्वागत है आपका। बीजेपी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ है। रमाकांत, स्वागत है आपका। और आजसू से संजय रंजन साहब हमारे साथ है। संजय जी, स्वागत है आपका। अमृत जी, शुरुआत आपसे करता हूं। 2014 के बाद से एक स्पष्ट मैंडेट सामने आने लगा। 2014 में भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला। रघुवर दास सीएम रहे, स्थिर सरकार चली 2019 तक। 2019 से 2024 का जो काल रहा यह भी बहुमत से भरा रहा। महागठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया। उस समय यूपीए गठबंधन हुआ करती थी। कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनी, आरजेडी साथ में रही। लेकिन कोरोना के भी 2 साल गुजरे। 3 साल उसके बाद के अगर देखें तो एक आपाधापी अस्थिरता बनी रही। इस बार जो जनादेश जनता ने दिया, जो आप लोगों का सरकार का संदेश भी जनता के तक पहुंचा कि सरकार गिराने की कवायद होती रही, कोरोना काल में भी विकास रुका रहा कहीं ना कहीं। 2024 में जो जनादेश जनता ने दिया यह पूरी तरीके से आत्मनिर्भर जनादेश है। सरकार को, सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई है। क्या कारण, सबसे बड़ा क्या कारण मानते हैं जनता के इस फैसले का कि आखिर झारखंड की जनता ने आईएनडीआईए गठबंधन को क्यों चुना? क्योंकि ना केवल आदिवासी सीटों पर, गैर आदिवासी सीटों पर भी गठबंधन के तमाम घटक दलों का खुले दिल से स्वागत किया है जनता ने। अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात जो रही कि हम जब चुनाव में गए तो हम एक सकारात्मक सोच के साथ गए। आप देखिए कि जब भाजपा जो एजेंडा सेट कर रही थी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से, उसके एजेंडे में था बांग्लादेशी घुसपैठ, उसके एजेंडे में था ध्रुवीकरण। वो चाहती थी किसी प्रकार से झारखंड की जनता के बीच एक कम्युनल वायलेंस क्रिएट किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, बांग्लादेश घुसपैठ के नाम पे हो। फिर एक नया मुद्दा लेके आया गया योगी जी के द्वारा
कटेंगे बटेंगे, उसे भी भाजपा ने भजाने का प्रयास किया। लेकिन हमारा जो महागठबंधन का प्रयास था, हम जब चुनाव में आए तो हम लगातार अपने कार्यों के साथ आए, अपनी प्रतिबद्धता के साथ आए कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा ध्येय है, हमारा जो आदर्श है, जो पूरा हम करना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हम किसानों के लिए काम करें, झारखंड की महिलाओं के लिए काम करें, युवाओं के लिए काम करें। हम उस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे थे और उसी को आदर्श बनाकर हम चुनाव में जनता के बीच गए। हमने दिखाया कि देखिए, हम किसानों के लिए, हम किसान ऋण माफ किए, युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो अवसर बंद थे, हमने उसे खोलने का प्रयास किया। मैया सम्मान योजना लेके आए। जो उपभोक्ता थे, जिनका सालों का बिजली बिल बकाया था, जो सक्षम नहीं थे अपना बिजली बिल का भुगतान कर सके, उनका बिजली बिल हमने माफ किया। तो हमारा जो दृष्टिकोण था जनता के लिए, जो आप कहते हैं कि लोकतंत्र एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है, हम उस परिकल्पना को फलीभूत करना चाहते थे और उसे ही दिखाकर हम जनता के बीच गए कि हम आगे भी इसी प्रकार की लोक कल्याणकारी नीतियां लेते आएंगे और जनता के लिए काम करते रहेंगे। और हमें लगता है कि हमारी नीतियों को जनता ने सराहा और इसी कारण से हम देखिए कि पूर्ण बहुमत में आने में सफल रहे। नीतियों को जनता ने सराहा, इसीलिए पूर्ण बहुमत में आने में सफल रहे। रमाकांत महतो साहब, कितने सहमत हैं आप कांग्रेस के इस विचार से? सीधा आपके एजेंडे पर ही आरोप लग गया, जो चुनावी एजेंडा बीजेपी का था, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो या ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मामला है, क्या ये चुनावी एजेंडा जनता के बीच नहीं जा पाया? ये बड़ा कारण रहा आपको नकारने का, बीजेपी को, एनडीए को नकारने का, या आईएनडीआईए को स्वीकारने का कोई और बड़ा कारण नजर आ रहा है? देखिए, अभी जीत गए तो कई सारी बातें उभर के सामने आती हैं जी। यही चीजें आज भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए जीती होती तो ये बातें गौण हो जाती। तो जो आज लोग कह रहे हैं, या जो राजनीतिक पंडित या कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल एनडीए अलायंस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, तो ये अपने आप में कहते कि नहीं, ये हम लोग का असफल हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और हम जनता के बुनियादी समस्याओं और झारखंड को, राज्य को और देश को केंद्र बना के हम राजनीति करते हैं। हम हवा हवाई की राजनीति नहीं करते हैं, हारना जीतना अलग जगह करते हैं। ये इंडी अलायंस को ये कहना चाहिए था कि ये जो 2019 में ये जो जिन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव में गए थे और सरकार में आने के बाद उन मुद्दों का क्या हुआ, ये जवाब इनको देना चाहिए था, अमृत जी को। ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट नहीं कर पाया। आज भी हमारे वो एजेंडे हैं। युवाओं को प्रति वर्ष 5 लाख रोजगार देना, नौकरियां देना, ये एजेंडा था इनका। जब रोजगार आप दे नहीं पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, 5,000 और 7,000, पीजी को 7,000 और ग्रेजुएट वाले को 5,000 देने की थी। चूल्हा खर्च आपको 2,000 देने थे। ऐसे कई सारी योजनाएं थी। इनके कुछ काम हुए हैं। बिजली बिल की जो माफ कर रहे हैं, ये कृषि ऋण की जो बात कर रहे हैं, ये पहले नहीं किए, ठीक चुनावी वर्ष में इन्होंने किया। इसके पहले इनकी कई सारी योजनाएं थी, उन योजनाओं को इन्होंने धरातल में उतारने का काम नहीं किया। मैया योजना इन्होंने जो लागू की, ठीक चुनाव होने से 3 महीना पूर्व किया। इसके लिए इन्होंने कोई नीतियां नहीं बनाई, बिना कोई प्रावधान के बजट में कोई कुछ लाए, एक बारगी इन्होंने इस योजनाओं को कर दी। कि करना कोई बात नहीं, करना चाहिए, सम्मान मिलनी चाहिए, लेकिन आपने जो वादे पहले किया था, आपने चूल्हा खर्च को लेकर के 2,000 रुपये देने का, उनको आपने नहीं किया। और जितने संविदा कर्मियों को आपने कहा था, सरकार बनते ही उन लोगों को पहली कैबिनेट में उसको अस्थायी कर दिया जाएगा, चाहे वो पारा हो, चाहे बाकी अन्य विभागों में जो काम कर रहे हों। आप देखेंगे ये 5 साल का कार्यकाल केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस ने तो आंदोलन किए ही, इससे ज्यादा आंदोलन यहाँ की जनता ने, झारखंड की युवाओं ने किया, यहाँ की महिलाओं ने किया, यहाँ की जनता ने किया। तो इन्होंने कहीं नहीं, अब अंतिम समय में इन्होंने जो गेम खेला तो स्वाभाविक है, अब हम तो स्वीकारते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ओथ लेंगे, हम स्वागत करेंगे उनका कि नए यहाँ पे विकास के नए आयाम को गढ़े। और ये विगत 5 वर्षों में इन्होंने जो भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़े गए, और उसमें से कई लोग ब्यूरोक्रेट से लेके अच्छे राजनेता, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता हों, ये जेल में चले गए। तो इस प्रकार की जो बदनामी होती है राज्य भर में, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जमानत पे हैं और ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने फंसा दिया। भाई, कोर्ट के माध्यम से आप जाते हैं, एक राष्ट्रीय एजेंसी, उस पर संवैधानिक एजेंसी काम करके आपको सलाखों के पीछे भेज रही है। कई ब्यूरोक्रेट्स हैं
आपके सिपह सलार हैं। सर मुझे कारण ठीक है, कारण ये है कि हमको नकारने का क्या, हमको नकारने का कारण है कि ये जो योजनाएं, उत्कोच सारी योजनाएं, जो उत्कोच भरी योजनाएं, जो मैया योजना, इनके लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं, ये साबित हुआ इनके लिए, लेकिन ये आगे करें, शुभकामनाएं हैं। लेकिन दूसरी बातें हैं कि इनमें कुछ भ्रष्टाचार द्वारा, इनके द्वारा जो किए गए लूटे हुए पैसे, मैं उसको कहूंगा, उनका भी यहाँ पे दुरुपयोग हुआ है और सत्ता का भी दुरुपयोग किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। सर जनादेश पर सवाल उठाना उचित नहीं जानता। नहीं, मैं तो इस बात को मानता हूं। मैं जनादेश पे सवाल कहा, जनता पे सवाल कहां खड़ा कर रहा हूं? कहां खर्च हुआ? नहीं, खर्चा कहां, इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से धुआंधार सरकारी तंत्र का उपयोग हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे उसमें इलेक्शन कमीशन कितनी बार इनकी आलोचना किया। तो उन सबको, ये सबको तो परे आप नहीं ना भाप सकते हैं। मैं वही बार बार कहता हूं इस बात को। और हमारी कहीं ना कहीं हमारी रणनीति, हम जनता तक बीच में समझाने में शायद कामयाब नहीं हो पाए, इसीलिए हम ये एक बड़ा मुद्दा रहा, नहीं कर पाए। लेकिन ये लूटे नहीं है, कहेंगे बालू में ऑक्शन नहीं हुआ, बालू में रोज दिन ब दिन लूट है। देखते देखते इन चीजों को कहेंगे कैसे? आप खुलेआम लूट रहे हैं, ये लूट रहे खुल्लम खुल्ला, इसको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बताइए। आप जो बता रहे हैं, जो घोषणाओं की आप बातें बता रहे हैं कि घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए, बालू कोयला जो भी मामले हैं, इन मुद्दों पर तो मीडिया भी मुकर रही, इन मुद्दों पर तो सरकार से सवाल हमने भी किए। लेकिन सवाल, सत्ता से सवाल पूछने के बाद जब जनादेश आता है, जब जनता की अदालत में आप चारों दल चले गए, सारे दल चले गए, तो फिर वहां से जनता की भूमिका शुरू होती है। जनता है लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्तंभ जनता है, और जनता ने फैसला झारखंड का सुना दिया कि झारखंड की जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विश्वास करती है। उनके चेहरे पर इन्होंने चुनाव लड़ा। आपके पास वो चेहरा भी मुख्यमंत्री का नहीं रहा। आप लोकसभा में कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। अभिषेक जी, मेरी बात को जरा सा गौर कीजिए ना, जरा सा आप गौर ये कीजिए कि इन्होंने जिन मुद्दों को लेकर के ये सरकार में वादे किए थे, क्या उन मुद्दों में एक एक करके 5 गो मुद्दे इनके गिनाए ना भाई? आप उन मुद्दों में कहां खड़े हैं? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जब खड़े नहीं हो पाए, रुक जाए, खड़े हो पाए, समय ज्यादा आप ले रहे हैं। देखिए समस्या ये है ना कि अब आप पुराने 2019 के घोषणा पत्र को निकाल कर फिर उसी घोषणा पत्र 2024 तक रखिए सर उसको। 2024 के बाद भी उसी मुद्दे को लेकर फिर आ रहे हैं ये ना। ठीक है सर, जनता ने उस पर विश्वास कर लिया ना। आपके वादों पे तो नहीं विश्वास किया, ठीक है, आपने भी तो वादा, मैं तो मान रहा हूं उस बात को, तो उस जनता ने विश्वास कर लिया। हमारे में हम उन तक पहुंचाने में या समझाने में नाकाम नहीं हुए, नाकाम रहे। दूसरी बात, और अब ये क्या कहेंगे, केंद्र पे जाएंगे कि आपने 2 करोड़, तो ये हो जाएंगे। समय काटने वाली बात नहीं है। झारखंड को केंद्र बना के बात करने के लिए कहिए, डिबेट उस पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन इधर उधर। अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अब वो उनको तमाम वादों के साथ नरेंद्र मोदी जी को भी जनता ने फुल मैंडेट दे दिया, वो आ गए सरकार में, और इनको भी पूरा मैंडेट दे दिया। जनता घोषणा पत्र के वादों में उलझी हुई नहीं है। अब जनता इस पर है कि वादों को धरातल पर कौन उतार रहा है, कितना उतार रहा है, इससे मतलब नहीं है। एक ही वादा उतरा, लेकिन उतरा तो बाकी वादे हवा में रह जाते हैं। छित साहब, एक बार आप ही का रुख करता हूं। ये जो फैसला है, ये तमाम फैसले को कैसे देखते हैं? क्या जनता ये मानकर चल रही है कि स्थायी सरकार ही झारखंड का विकास कर पाती है, या जो बातें सामने आ रही हैं मैया सम्मान की, गोगो दीदी योजना की, सरेंडर में पैसा कम करने की, अगर इन शर्तों पे चुनाव होने लगेंगे तो आपको लगता है कि जिस भी राज्य में जो सरकारें हैं उनके पास काफी कुछ है देने के लिए, क्योंकि सरकारी राशि का वहां पर इस्तेमाल होना है, तब तो सरकारें रिपीट होती रहेंगी, स्थिर हो जाएगी सरकार, कहीं ना कहीं असहमति ही खत्म हो जाएगी लोकतंत्र की। देखिए, मैं इस चीज से सहमत हूं, लेकिन कुछ हद तक सहमत हूं। दूसरी बात है कि आपने कहा कि योजनाओं का लाभ जो मिलता है, तो देखिए सरकारें आती है कि योजनाओं लोगों को बनाने के लिए, लेकिन झारखंड के जनता ने फुल माइंडेड से इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि इससे पहले 2014 में भी उन्होंने फुल माइंडेड दिया था, उस समय भी विकास हुए और 5 साल तक सरकार अपना चलाई। दूसरी बार फिर उन्होंने हमें माइंडेट दिया, लेकिन देखा कि हमारे विपक्ष के भाई अपने आप को विपक्ष में चले गए, इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर पाए। एक ये भी बड़ा फैक्टर था। हमने इस चीज को लोगों को समझाया कि देखिए आपको और मजबूत मैंडेट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये विपक्ष जो है ये छलिया है, ये अलग अलग तरीके से नाटक करता है और किसी भी प्रकार से राज को भोगने के लिए, किसी भी प्रकार से सत्ता को प्राप्ति करने के लिए चाहता है। दूसरी बात, मेरे भाई अभी भविष्यवाणी कर रहे थे कि आप केंद्र पे चले जाइए, चिंता मत कीजिए, अभी राज्य में ही आपको हम घेर लेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा
कि भ्रष्टाचार के पैसे से मैया सम्मान कितना हमारे ये बताइए, भ्रष्टाचार का पैसा का यूज किया, इस्तेमाल हुआ। हाँ। आप बताइए कि कौन सा ऐसा आपने अगर हुआ तो आप कहां थे, सोए हुए थे क्या? किन तथ्यों पर कह दिया ये इस बातों को कहा और बिना तथ्य का हमारे जनता के मैंडेट का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप चैनल पे बैठ करके? ये दुखद है। और आप हमारे जानकार भाई हैं, हम आपसे सीखते हैं। आप बताइए कि हम आपसे क्या सीखेंगे आज? हमारे जनता आपसे क्या सीखेंगी? किस प्रकार से मजाक उड़ा रहे हैं? किस प्रकार से कह दिया? कौन सा तथ्य था आपके पास जो कि आपने जनता का मजाक उड़ाया? आपको अधिकार ही नहीं है इस चीज का। आपने कहां देखा था? और अगर देखा था तो आप सोए हुए क्यों थे? सच्चाई ये है ना अभिषेक जी कि इनको जब जनता के कटघरे में जाकर के जनता को बताना था कि हम लोग आपके लिए ये सारी योजना ला रहे हैं, हम लोग आपके लिए ये काम कर रहे हैं, हमारी सरकार की कमियां गिनानी थी, तब ये बांटोगे काटोगे में लगे हुए थे। इन्होंने लोकसभा से नहीं सीखा। मानते हैं आपने लोकसभा में जीता है, लेकिन जनता ने फुल मैंडेट नहीं दिया आपको। सॉरी, जनता ने जिस हद तक आपने कहा था 400 पार, वो नहीं दिया। तो इनको समझना चाहिए कि जनता जो है वो केवल धर्म पे, जाति पे जनता वोट दी है। एक बार देख रहे हैं 1300 रुपया सिलेंडर है। ये बात करते हैं कि 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। ये अपने मैनिफेस्टो में, मैं आपसे निवेदन करूंगा अभिषेक जी, इनकी सारे भाषण निकाले इनके नेताओं को, आप देखिएगा शायद ही कहीं इन्होंने जिक्र किया होगा कि हम ये चीजें लाएंगे। ये जिक्र क्या कर रहे थे? घुसपैठिए, लेकिन जिस जगह पे ये कह रहे थे वहां जाकर के घुसपैठिए नहीं कह रहे थे। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि इनके माननीय इनके नेता जो हैं वो जेल में हैं। इन्होंने कहा, एक तरफ ये कहते हैं कि हम अदालत के फैसलों का वो करते हैं, अदालत ने ही ना फैसला दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गिल्टी नहीं है, तो आप क्यों सब जगह जा करके जनता को कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार हैं? बिना अपराध सिद्ध किए हुए आप इस बात को जनता को कैसे बोल रहे हैं? जनता नहीं समझती है क्या? ये लोग दिन रात जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और जनता ने दिखाया कि आप झूठ बोलिएगा, फरेब कीजिएगा, लोगों को छलने का कोशिश करिएगा तो आपका यही हश्र होगा। कारण क्या मानते हैं छिदे? ये जो स्पष्ट मैंडेट है, इसके पीछे का कारण बताइए। इसके पीछे का एकमात्र कारण है जनता इनके मुंह से और हमारे मुंह से, दोनों पार्टियों के, दोनों गठबंधन के मुंह से विकास सुनना चाहती थी कि कौन ज्यादा विकास कर सकता है, किसके पास विकास की नीति है। इनके पास कोई नीति नहीं था, हमारे पास हजारों नीति थे। कुछ बोलना चाह रहे थे रमाकांत साहब आप पहले ये जवाब दे कि ये किस तथ्यों पे हमारे जनता की मजाक? रमाकांत जी जवाब दे दे, फिर संजय सिंह क्या तथ्य था? संजय रंजन साहब पास जाऊंगा। देखिए, तथ्य तो यही है, सामने है। क्या? हाथ कंगन तो आरसी किया, और जो भी ब्यूरोक्रेट से लेकर के इनके राजनेता जेल चले गए। में क्या हुआ था? अरे भैया, आप सुनिए बात को पहले, चुनाव में जनता को, आरजेडी को मेरे बोलने की पारी है, खर्च हुआ था, हमारे बोलने की पारी है, बताइए। मेरे बोलने की पारी में जवाब तो सुनिएगा तब ना। आरजेडी जो राहु की तरह है, कभी आंदोलन में नहीं रहा है, आंदोलन में जनता का मजाक क्यों उड़ाया? बीच में बोलिएगा तो बोल नहीं पाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको भी। बीच में मत बोलिए, सुनिए पहले, जवाब तो दे रहा हूँ। आप लोग एक दूसरे से ऐसे मत उलझिए। वही कह रहा हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए थी, मैंने सुना। अब उन्हें पेशेंस रखनी चाहिए। सर बताएं, पॉइंट टू पॉइंट बताएं। पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं ना मैं। कहां तथ्य मिले? कहीं पैसे पकड़े गए, कहीं देते हुए देखा? मैं सीधे सीधे कह रहा हूं ना, इस सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे चले गए और ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया उन्हें। क्या भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी है क्या? क्या उस पैसे का निवेश हो गया चुनाव में? क्या निवेश? 300-350 करोड़ रुपए कांग्रेस सांसद के वहां मिलते हैं पैसे। कहां के पैसे थे? दूसरी बात है, सुनिए भाई, और सुनिए, कितने पैसे हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स चले गए। इनके बालू का ऑक्शन नहीं किया आपने, शराब नीति ने घोटाले किया आपने, रेमडेसिविर आपने खुलेआम बेचा। चलिए सर, संजय रंजन साहब रेमडेसिविर का आपने हाईकोर्ट में संज्ञान लिया, आपका लिख कराए, नौकरियां बेची बाहरियों जी। आरोपों पर मत जाइए सर, आरोप करके भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर दी यहाँ पे। सरकारें जब नहीं होती है, जब 2014 में आपकी सरकार आई थी, अब हिडन एजेंडा लाते हैं, मैया सम्मान योजना भी ना सर। 2014 में जब आपकी सरकार आई थी, जब जिन घोषणाओं पर आई थी, जब मीडिया या आम लोग उन्हीं सवालों को पूछते हैं, और वो आपसे चुनावी वर्ष तक पूछेंगे, जब 3 साल के बाद वादे टूटने शुरू होंगे। अब नई सरकार आई है, नई घोषणाओं के साथ इन लोगों ने सरकार बनाई है, इनको वक्त मिलना चाहिए उन वादों को पूरा करने के लिए। पुराने वादों और नए वादों को लेकर नहीं चल सकते साथ में।
जनता ने स्वीकार लिया, पुराने वादे टूटे कि तो पूरे हम तो शुभकामनाएं ये खत्म प्रेषित हो कर गए। रहे ही नहीं। ये आरोप कि भ्रष्टाचार का पैसा लगा, ये गलत है सर, तथ्य रहे अभिषेक जी, तब बोले भ्रष्टाचार का पैसा जेल में है तो सरकार उसको इस्तेमाल कर रही है, ये बोलना उचित नहीं है। आ रहा हूं क्षितिज आपके पास, एक बार संजय रंजन साहब के पास जाता हूं। संजय रंजन साहब, 2014 के बाद त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीरें 2014 के पहले लगातार दिखाई देती रही। अगर आप गौर करें तो 2014 के बाद एक ही बार सीए बदलना पड़ा 31 जनवरी 2023 को 24 में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा तो चंपाई सोरेन साहब ने सत्ता संभाली। नहीं तो तीनों सीएम स्थिर सीएम की तरह थे। रघुवर दास भी अपना स्पष्ट 5 साल पूरा करके गए थे, हेमंत सोरेन भी पूरा कर रहे थे और आगे भी पूरा कर रहे हैं। 2014 के पहले जो त्रिशंकु विधानसभाएं रही और 2014 तक हर सत्ताधारी दल ने सत्ता की मलाई चखी है, लेकिन उसके बाद जनता ने स्पष्ट मैंडेट देकर यह बताया सारे दलों को कि हम काम को देख रहे हैं, काम को सराह रहे हैं। ये रघुवर दास साहब की सरकार, आपकी सरकार, गठबंधन की सरकार का दावा है, कई काम आप लोगों ने किए भी, लेकिन उसके बाद से 2 बार नकारे गए। तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की स्पीड बीजेपी और एनडीए की स्पीड से ज्यादा तेज हो गई है। इससे पहली बात तो यह है कि जब डेमोक्रेसी मैच्योर होना शुरू होता है तब इस तरह का मैंडेट आता है। कई बार इसी स्टूडियो में इस मुद्दे पे बहस हुई है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं क्या कितना डेंट करेंगी, तो हम लोगों ने हमेशा ये कहा कि बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी, या तो एनडीए गठबंधन आएगा सत्ता में या फिर इंडी गठबंधन आएगा, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। आपने देखा कि अंततः परिणाम भी इसी प्रकार का है। अच्छी बात यह है कि जनतंत्र ने अपना जनादेश दे दिया, एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया। अब ये जो सरकार है अगले 5 वर्षों के लिए शासन करेगी। घुसपैठ पे कई बार बहस होती है और लगभग हर रोज बहस होती है। दरअसल हमारा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना था कि इस व्याधि को स्वीकारिए, अन्यथा बहुत बड़ी विपदा आने वाली है हमारे आंतरिक सुरक्षा पे और अखंडता पे। मैं जरा सा इसका एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस दे दूं कल का। डोनाल्ड ट्रंप ने कल घोषणा की कि मेक्सिको से जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोकने के लिए वो उत्पादों पे, उनके निर्यात पे 25% का टैक्स लगाएंगे। और दूसरा जो देश है मेक्सिको, जहाँ से बहुत ज़्यादा कहें कि अवैध तरीके से घुसपैठ होती है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के निर्यात पे भी 10% का अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। इन दोनों घोषणाओं के बाद ये जो दोनों देश हैं जो अमेरिका के उत्तर और दक्षिण में हैं, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था गहरे सन्नाटे में है। उसकी वजह यही है कि अमेरिका जैसा मजबूत शक्तिशाली देश जो दुनिया का सिरमौर है, जब वो स्वीकारता है कि उसके यहाँ अवैध अप्रवासी हैं, उसकी सीमाएं जितनी सुरक्षित है, भारत की सीमाएं अभी उतनी सुरक्षित नहीं हैं। जितनी फेंसिंग वहाँ पे है वैसी फेंसिंग हमारे यहाँ नहीं है। ये काम वर्षों से चल रहा है और मुझे लगता है कि 4-5 वर्ष और लगेंगे। लेकिन जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश ये स्वीकारता है कि उसके देश के भीतर 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो हमें ये स्वीकारने में पता नहीं क्यों तकलीफ होती है कि हमारे राज्य में 1.5 आदमी भी तो गठबंधन INDIA गठबंधन के किसी शीर्ष नेता ने तो ये नहीं कहा कि घुसपैठ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ हुआ है तो कारण BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, कारण गृह मंत्री। सर यही तो मैं कह रहा हूं ना, खेल तो यही छुपा है कि वहां पे भी तो बॉर्डर सिक्योरिटी है, लेकिन ये घटनाएं घटती रहती हैं। जरूरत इस बात की है कि इस पे एक बार सिर्फ ये कह दें, एक दूसरे पर आरोप मढ़ने के सिवा कि ये जो है ये एक विपदा है, ये जो है एक ऐसी चीज है जिससे हमको मिलकर लड़ना है, एकत्र होकर संगठित होकर लड़ना है। ये मुद्दा, ये बात वहीं खत्म हो जाती। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी जनतंत्र कोई जनादेश देता है तो फिर उस जनादेश को शिरोधार्य करना चाहिए, सर झुका करके उसको स्वीकार करना चाहिए। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि एनडीए गठबंधन ने अपने सरोकारों को जनता के साथ
कनेक्ट करने में कहीं न कहीं विफलता पाई है, जिसकी वजह से उनको अपार सफलता मिली। ये एक स्पष्ट बात है, स्पष्ट राय है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि सत्ता का मद और सत्ता का अतिरेक, उससे बचना चाहिए। जब कभी सत्ता आपके पास आए तो आपका भी शीश झुकना चाहिए, आपको शिष्ट होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, और हमेशा याद रखना चाहिए कि विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं ये भी कभी भी सत्ता में आ सकते हैं। ये जो सत्ता का शीर्ष है वो किसी पार्टी के लिए मोहताज नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी ने निबंधित कराया हो। आज आप सत्ता में हैं, कल जनाब हम सत्ता में होंगे, लेकिन सत्ता का मद, सत्ता का अतिरेक हमेशा घातक होता है, उससे सभी को बचना चाहिए। और इस स्टूडियो में भी जो बहसें होती हैं उसमें उसकी एक गंध आती है, ये नहीं होना सत्ता चाहिए। के मद की गंध आती है, बिल्कुल। आपसे गंध आ गई भाई आपको? नहीं, ये देखिए, ये एक प्रतीकात्मक ये सारी बातें हैं। क्या होता है ना, चुनाव के बाद कुछ दिनों चुनाव तक एक जोश और एक निराशा, इन दोनों के बीच का द्वंद्व चलता है। बिल्कुल आपने सही उसके कहा, बाद धीरे मगर धीरे ये जो फिर द्वंद्व राजनीति का है, पाठ सब कुछ हो ये जाता जो द्वंद्व है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार और मैंने ऊपरी स्तर पर कभी इस तरीके का द्वंद्व नहीं देखा। निजी मैंने स्तरों हमेशा पे- गले लगाते देखा है बड़े नेताओं को, कार्यकर्ता लड़के कट मरते हैं। सर ये बड़ी गंभीर चीज है, बड़ा मजेदार चीज है कि ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर हो, चाहे एनडीए की आरडीआई हो, पूरी तरीके से एकदम लगी हुई है अपने आप को साबित करने में। अरे साहब, बड़े नेता देखते भी नहीं है। बड़ी खबर दिखा दूं आप लोगों को, कल शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब शपथ लेंगे। गुरुवार को सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, ये अभी बड़ी खबर मिली है हमें। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। देश भर से कल बड़े बड़े चेहरे एनडीए गठबंधन के यहां आने वाले हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा, यह गुलाम अहमद मीर साहब ने कहा है। सदन में विश्वास मत हासिल करने के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। तो ये एक बड़ी खबर आ गई है। गुलाम अहमद मीर साहब ने हमारे न्यूज़ 11 के सहयोगी से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि कल केवल हेमंत सोरेन साहब शपथ लेंगे, उनके अलावा और कोई शपथ नहीं लेगा। विश्वास मत जब हासिल हो जाएगा उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। रुक करते हैं अतिथियों का, एक बार फिर चलते हैं कांग्रेस से। अमृत साहब हमारे साथ है। अमृत साहब, महिलाओं की बात हो रही है, मैया सम्मान की बात हो रही है। 2014 में रघुवर दास सरकार ने भी 1 रुपए में 50 लाख तक की रजिस्ट्री को मुफ्त कर दिया था। महिलाएं उस समय भी उमड़ कर आई थी वोट देने के लिए, लेकिन सरकार को रिपीट नहीं किया गया। सरकार को कहीं ना कहीं उस वक्त रिपीट करने का मौका नहीं दिया गया। क्या कारण मानते हैं? क्या विकास कार्यों के साथ साथ झारखंडियत की खुशबू होनी अब जरूरी हो गई है झारखंड में? अब जैसे 1 रुपया वाली रजिस्ट्री का जो योजना था, देखने में बड़ा वो लगता है कि लोग कल्याणकारी योजना है, लेकिन अगर जमीन पर जाए तो समझे कि जिसको आवश्यकता है, अगर आप उसे 1 रुपया में रजिस्ट्री के लिए अगर कहें तब समझ में आता है। 1 रुपया का लाभ सबसे ज़्यादा किसने उठाया? आप देखिए कि जमीन के धंधे में जो लोग लिप्त थे, उन्होंने अपने परिवार की महिलाओं के नाम पर बड़े बड़े जमीन के एकड़ जमीन निबंधन करा ली 1 रुपये में। तो लाभ किसको मिला? लाभ मिला जमीन के व्यवसायियों को। जो जमीन पे धरातल पे जो महिलाएं हैं, जो गरीब है, उनके पास इतना पैसा कहाँ है कि पहले विक्रय मूल्य का भुगतान करें, तब तो आएगा कि निबंधन मूल्य का भुगतान करें। उनके पास जमीन खरीदने के लिए पैसा हो तब वो निबंधन के लिए जाएंगे। जिसके पास जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है वो निबंधन के बाद में सोचेगा। तो वह जो एक योजना थी और जो मैया सम्मान योजना है, हमको लग रहा है इसका दोनों का तुलनात्मक रूप से कहीं पे भी हमको लगता है कि है ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं है इसका। मैया सम्मान योजना डायरेक्ट हम एक बेनिफिट दे रहे हैं अपनी झारखंड की महिलाओं को, और वो 1 रुपया का जो योजना था वो था कि अप्रत्यक्ष रूप से अपने जो व्यावसायिक सहयोगी हैं उनको किसी प्रकार से लाभ पहुंचाए। तो सर, इसके साथ साथ एक उत्तर और दे दीजिए कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सुनामी आई है, जिस तरह झारखंड में आपकी सुनामी आई है।
राजस्थान में भी सुनामी आई है। जहां जहां ये डीबीटी स्कीम चल रही है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, जहां जहां काम कर रही है, वहां तो सर सुनामी सरकार की देखने मिल रही है। क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती मान ले इसे? निश्चित रूप से जनता का जिसको समर्थन मिल रहा है, जनता जिसे स्वीकार कर रही है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता को अगर लग रहा है कि हमारे लिए कुछ योजनाएं हैं, हमारे लोक कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए लाई जा रही हैं, जिससे हमारा भला हो रहा है, तो राज्य सरकार को इस तरह की योजनाओं को अमली जामा पहनाना चाहिए इसमें। लेकिन है क्या कि आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं? आपने 1 रुपया की बात कही, एक वो योजना देख लीजिए और दूसरी हमारी मैया सम्मान योजना देख लीजिए, कहीं से भी कोई तुलना नहीं है। बिल्कुल, महिलाओं को अगर स्थापित किया जाता है, उनको सशक्त किया जाता है। निबंधन कह रहे हैं कि 1 रुपया में दे देंगे और जिसको खरीदने के लिए क्षमता नहीं है। तो ये तो बेसिक चीज है कि पहले आप उसको खरीदने के लिए सक्षम बनाइए। जब वो खरीदने के लिए सक्षम हो जाएगी तब उसको आप कहिए कि ठीक है, आपका निबंधन के लिए हम उसको कुछ आपको नॉमिनल फी आपको कर देते हैं, जिससे आप जाकर निबंधन कराइए। यहाँ खरीदने के लिए क्षमता नहीं, आप हाथी उड़ाते रह गए। और आपने क्या कहा? आपने कहा कि हम 1 रुपया में कराएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने संजय रंजन जी की बात को सुना, एक घुसपैठ पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। और इस चुनाव के रिजल्ट के बाद उन्होंने सवाल पूछा और मुझे वो जो जवाब उनका लगा, मुझे लगा कि वो जवाब हमसे नहीं मांग रहे थे, वो केंद्र सरकार से मांग रहे थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण दिया। डोनाल्ड ट्रंप कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, चुनाव जीते हैं, अभी शपथ उनका बचा हुआ। लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री जो स्वीकार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के लिए किया, उस तरह से क्या हमारे प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकारेंगे कि वह सीमा पे घुसपैठ रोकने में नाकाम रहे हैं? उन्होंने सीमा पे सुरक्षा को सही तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया है। उनके शासन काल में 10 साल तो रह गए, 11वां साल चल रहा है, किसी प्रकार की प्रॉपर फेंसिंग नहीं की गई। उसके लिए कोई उनके पास आधारभूत संरचना नहीं है। क्योंकि आप देखिए 2005 की सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, आसाम के कुछ जनप्रतिनिधि गए थे, एक एनजीओ गए थे और एक सर्वानंद सोनोवाल, 2 मामला बहुत महत्वपूर्ण था बांग्लादेशी घुसपैठ का। और दोनों ही मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश क्या दिया कि आप बॉर्डर पे फेंसिंग के लिए प्रॉपर व्यवस्था करें। 14 में भाजपा की सरकार आई। 14 में सरकार आने के बाद भाजपा के सरकार के द्वारा क्या बॉर्डर पे डबल फेंसिंग की, लाइट की, पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई? नहीं। आप देखिए कि 2024 में जब तीसरी लोकसभा में वो निर्वाचित होके आए, 100 दिन का जब कार्यकाल पूरा हुआ, तो गृह मंत्री कहते हैं कि हमने 100 दिन के कार्यकाल में, हमको लग रहा है 20 किलोमीटर के लगभग, उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश घुसपैठ पे हम लोग फेंसिंग कराई है। तो यह बताता है कि आपके कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप बार बार बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं, आप झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं। हम भी मानते हैं कि घुसपैठ जो है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बड़ा एक सवाल है, लेकिन आप फिर बिहार पे क्यों चुप हो जाते हैं? बिहार पे पूरे मौन होकर बैठे हुए हैं, जबकि बिहार का सीमांचल भी इस प्रकार के घुसपैठ का दंश झेल रहा है, लेकिन आप वहां पे यह सवाल नहीं कर रहे हैं। तो यह दिखाता है कि आपकी मंशा कहने की और करने में, दोनों में अंतर है। आप चूंकि झारखंड चुनावी राज था, आप यहाँ सवाल उठाते रहे, लेकिन जो आपको काम करना था आपने वो काम नहीं किया। और झारखंड की जनता ने आपको अपना जनादेश देकर दिखाया कि जो आपकी कथनी है ये सिर्फ चुनाव का लाभ लेने के लिए। आप हमारे देश झारखंड की जनता के लिए कुछ करना नहीं चाहते, देश की जनता के लिए कुछ करना नहीं चाहते। आप सिर्फ इस प्रकार के चुनावी प्रोपेगेंडा के आधार पर सिर्फ सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जनादेश प्राप्त होने के कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि भाजपा के नेताओं के जो तेवर है वह सच को स्वीकार करने से भाग रहे हैं। आपने आरोप लगा दिया कि चुनाव में भ्रष्टाचार के पैसे का उपयोग हुआ, लेकिन समस्त देश ने देखा कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो भाजपा के एक शीर्ष नेता के ऊपर प्राथमिकी तक दर्ज हुई। क्या इस सच को स्वीकार करेंगे? कौन भ्रष्टाचार के पैसा का उपयोग कर रहा? यह होता है सच से भागना। बिल्कुल, और ये तथ्यों पर बातें जो है वो तथ्यों पर रहे। जितनी ज्यादा तथ्य आपके पास रहे, जो भी प्राथमिकी की बात रहेगी तो वो निश्चित तौर पर चर्चा उस पर होनी चाहिए। रमाकांत महतो साहब, एक सवाल बनता है, क्या लगता है आपको कि जनता को वर्तमान सरकार को जिस तरीके से रिपीट करने का काम हुआ है, आप भी लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, पिछले 24 सालों से झारखंड को देख रहे हैं, 24 साल के बाद जनता ने किसी राज्य सरकार को रिपीट दिया है, रिपीट करने का अवसर दिया है, कारण क्या हो सकता है? एक भरोसा, और दूसरा कई ऐसे कार्य हैं जो अधूरे दिखाई दे रहे हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार पर विश्वास जता रही है जनता। नहीं, आप जो बातें मुझे पूछ रहे हैं
आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। क्या अभी सर? झारखंड को 30 सालों से देख रहे हैं आप भी। मेरे जवाब आपसे अलग हो सकते हैं। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, जो बातें आप मुझे कह रहे हैं मेरी नजर से आप बताइए, इन्होंने जिन वादों के साथ में सरकार बनाई थी उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए। फिर भी उसके जनता ने बावजूद चुन लिया। मैं तो कह दिया, प्रारंभ में ही मैंने कहा कि एक हिडन एजेंडा के माध्यम से आप सत्ता में आए हैं हिडन एजेंडा जी, जो मैया सम्मान योजना है। जी। क्या एजेंडा में था इनका? क्या पहले नहीं था? तो हिडन एजेंडा अभी भी इनके पास है। ये आज कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के तो चूल्हा खर्च तो था ना सर, उन्हीं के एजेंडा में था ना। चूल्हा खर्च था तो आपने 2000 रुपया की नहीं बात दिया, कही, मान आपने लिया, दिया क्या? घटा के लास्ट में 3 तो आप महीने कहते दिया। हैं उसमें माइको योजना चंपाईदा के नेतृत्व में आई थी, तो क्यों आपने चूल्हा खर्च क्यों नहीं कहा उन्हें? चूल्हा योजना करते, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। पहली इनकी प्राथमिकता थी सरकार की, पहली प्राथमिकता, आज भी वो पहली प्राथमिकता है इस सरकार की। क्या है? 1932 के खतियन के आधार पे नियोजन और स्थानीय नीति यह करना, बनाना झारखंड में, और रोजगार देना, नौकरियां बांटना। और राष्ट्रीय जनता दल इससे परे है। एक राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव तो कहते हैं, कैलाश यादव जी, नाम लेके मैं कहता हूं कि किसी कीमत पे नहीं होने देंगे वो, चाहे मुझे और एक अलग राज्य क्यों न बनाना पड़े। ये स्थिति है। और घुसपैठ की बात कर रहे हैं भैया, आपने 60 वर्षों तक राज किया है देश में। घुसपैठी और आतंकवाद, नक्सलवाद किसके माध्यम से इस राज्य में आया? आतंकवादी के मरने से कौन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोती हैं, आप पता कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के मामले में आप कह रहे हैं जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पूरे भारतवर्ष में इनके कार्यकाल में रही है, वो स्थिति आप देखने लायक है। और इनकी लॉ एंड, अभी सरकार, राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, विधि व्यवस्था को आप देख लीजिए, किसी दिन भी उठा करके आप अखबार उठा के देख लीजिए, किसी एक दिन का लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति क्या रहा है। मैं तो कहा हिडन एजेंडा था और उस एजेंडा के तहत सत्ता में आ गई। और दूसरी बात है कि नहीं, मैं तो मानता हूं कि हमारी दल में, एनडीए में कहीं ना कहीं हम जनता के बीच में, और दूसरी बात है स्थानीय स्तर पर मुद्दों को उतार पाने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसका लाभ हुआ, हम स्वीकारते हैं। क्योंकि मैं भी जब फील्ड में रहा, और आज भी मैं कह रहा हूं, विषय नहीं देखा, आज भी मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के पास जितने कैडर हैं किसी संगठन के पास नहीं है। कैडर कहां काम कर रहे थे? यही तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उसी को एक बात सुन का संचालन करने में, हमने कहीं पे कार्यकर्ताओं का संचालन करने में और उनके पास समन्वय स्थापित करने में हमारे को कहीं ना कहीं चूक हुई है। एक बड़ी समस्या ये भी रही जो आपके कार्यकर्ताओं से बातचीत में समझ में आया, जो भी हो, इतने ताबड़तोड़ स्टार प्रचारक आए और इतने कार्यक्रम हो गए ना कि सारे कार्यकर्ता उन कार्यक्रमों की व्यवस्था में ही परेशान रहे। लोगों से 1-to-1 मार्किंग कर ही नहीं पाया और इस बीच में ये लोग मार्किंग करते रहे। लेकिन हम स्वीकारते हैं, क्योंकि घुसपैठ को लेकर देखिए, मैं अभी भी एक बात कैमरे पे कहूं कि घुसपैठ को लेकर बीजेपी का एजेंडा था कि 1951 से घुसपैठ हो रहा है 2011 तक, लेकिन भाजपा इस बात को स्थानीय लोगों तक पहुंचा ही नहीं सकी। जब स्थानीय लोगों के पास गया तो उन्होंने कहा घुसपैठ बोल रहे हैं तो घुसपैठ तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र, जो आपने अभी कहा अमृत जी। जबकि बीजेपी कहती है कि 51 से 2011 तक घुसपैठ हुआ है, जनता पूछ रही है कि घुसपैठ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, हम लोगों से भी पूछ रही है। बात अभिषेक जी देखिए, संजय जी ने जो बातें कही, बड़ी संवेदनशील मुद्दा है। घुसपैठ हुआ है, घुसपैठ है, घुसपैठ से दुनिया का कोई देश इनकार नहीं कर सकता। आ रहा हूं क्षितिज आपके पास आ रहा हूं है। हाँ, दुनिया का कोई देश, ये सारी चीजें देखिए, हम कह रहे हैं ना कि हम भारतीय जनता पार्टी या आजसू पार्टी, हम सकारात्मक भूमिका के लिए तैयार हैं। और हमेशा से इस सरकार को, जब भी राज्य के विकास को केंद्र मान के ये विधेयक लाती है, भारतीय जनता पार्टी और ये आजसू पार्टी हमेशा सदन में इनको साथ दिया है। आप किसी भी इशू को देख लीजिए, लेकिन ये राजनीति करने का इनका पुराना खेला है और हमेशा गेंद केंद्र के पाले में डाल देते हैं। ये अभी पूछता हूं, अभी वही केंद्र के पाले में डालते हैं ये बराबर, ये इसे अलग अलग बयान देते हैं। और घुसपैठ के मामले में अमृत जी तो ना बताएं, इनकी एक माननीय विधायिका ने यह तक कह दिया कि बिहार से जो आए लोग हैं वो सबसे बड़े घुसपैठी हैं। क्या उस पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कुछ कहेंगे क्या? एक माननीय विधायक जो रूलिंग पार्टी के हैं, उन्होंने गिरिडीह में तो ऐसे, जीतना हारना अलग जगह है सर, जीतना हारना। यहाँ तो इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कई महारथी हारे हैं, हारना जीतना वो अलग विषय है। जी के पास जाता हूँ, जीत जाना ये प्रमाणित नहीं करता है कि विकास के मापदंड है। एक अहम सवाल आ गया, क्षितिज जी के पास चला जाता हूँ। क्षितिज जी, समीकरणों का अब गठबंधन में क्या भूमिका क्या रहेगी समीकरणों की? क्योंकि अगर आप लोगों ने 10 लाख रोजगार के अवसरों का वादा कर दिया है झारखंड की जनता से, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, लोगों के साथ 10 लाख रोजगार आपको देने हैं,
और स्थानीय नीति, रोजगार देने के लिए आपको स्थानीय नीति, नियोजन नीति को धरातल पर उतारना होगा। यह बात आप समझ रहे हैं कि 1932 के खतिहान का जो मामला है, संवैधानिक संकट है उस पर, यह मामला इन 5 सालों में भी सिमटने वाला नहीं है। तो क्या इसे एक संकल्प से सरकार जारी कर देगी? आरजेडी समर्थन करेगी सरकार को, जेएमएम को और कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल, अगर राजहित में कोई बात होगा, अगर राज्य को अधिकार है कि वो अपने लिए स्थानीय नीति बनाए, तो इस पर क्यों नहीं समर्थन देगा? सुनिए, कौन से राज्य में आपने बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने, मैं मानता हूं इनकी बात। चलिए उनको बात पूरी कर, बोले चेते जी। पिछले 40 मिनट का डिबेट हो गया है और अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे बड़े भाई कहना क्या चाहते हैं। ये अभी तक पता ही नहीं चला। सीधा सवाल पूछा था मैंने, उसका जवाब ये नहीं दे पाए, जनता पर आरोप लगे। ये हाथ खोल करके हमारे पक्ष को ये स्वागत भी करते हैं और हाथ भी नहीं खोलते हैं, ये बधाई भी देते हैं और मुस्कुराते भी नहीं है। इन्होंने कहा अभिषेक जी मुझे दुख होता है तब, देखिए सबने कहा, मेरे भाई ने भी माना कि यह घुसपैठिया मुद्दा है, लेकिन इनके लिए क्या मुद्दा है कि कांग्रेस के शासन में घुसपैठिए घुसे और झारखंड में बाहर खड़े थे वो लोग। जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार आया वो लोग घुस गए। माननीय, दुख तब होता है कि पूरे 5 साल तक सोए हुए रहते हैं, चुनाव का समय आता है 2023 11 नवंबर को, जब माननीय गृह मंत्री जी भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि माननीय मोदी जी ने सारे घुसपैठियों को भगा दिया। तो फिर जब झारखंड में चुनाव आया 2024 में, तो अचानक कैसे घुसपैठिए आ गए? तो ये लोग ये घुसपैठिए मुद्दों को केवल और केवल ये लोग जो है वो चुनाव में भजाना चाहते हैं। चुनाव का तो इनको कितना संवेदन है ये चीज वो लोग खुद बताते हैं। दूसरी चीज, एक मैया नाम से इनको कितना चिढ़ हो रहा है। योजना का नाम क्या, हमारी मर्जी, हमने योजना बनाया है, कोई भी नाम से हम योजना दे दें। आपने तो पीआईएल दाखिल किया था, कोर्ट ने क्या इसको रोक लगा दिया क्या? तो एक मैया नाम से, एक योजना से भाजपा को कितनी नफरत है, ये बात वो अपने बातों से रमाकांत भैया प्रकट कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात पे कॉन्फिडेंट है ना कि आरजेडी 32 के खतिहान पर आधारित स्थानीय नीति को समर्थन करेगी? झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों को, के विकास के लिए, झारखंड के उत्थान के लिए जो भी मुद्दे हेमंत सोरेन जी लाएंगे, आरजेडी उनके साथ है। ये बड़ी बात कही है क्षितिज ने, इस बात को नोट करना चाहिए। बिल्कुल नोट कि आरजेडी साथ है। और ये जरूरी है कि अगर आप 32 के खतिहान का वादा करके आए हैं तो जो प्रक्रियाएं पिछली बार हुई थी 9वीं अनुसूची में डाले जाने की, बार बार राजभवन भेजने की, वहां से दिल्ली भेजे जाने की चर्चा थी राष्ट्रपति के पास, इस बार एक संकल्प से शुरू किया जा सकता है कि एक संकल्प से जारी हो जाए। क्योंकि विपक्ष बीजेपी भी कहता रहा है कि हम समर्थन कर रहे हैं 32 के खतिहान का, तो फिर आखिर समस्या कहां है? संजय रंजन साहब जी सर, जो सवाल मेरा पहले था रमाकांत जी से, वही सवाल एक बार फिर आंसू से भी रहेगा। घुसपैठ तो एक विकराल समस्या है, पूरे देश के लिए समस्या है। ठीक है, ये मुद्दे नहीं बन पाए। भ्रष्टाचार में झारखंड से नोटों के पहाड़ बरामद हो गए। 36 करोड़ रुपए एक नौकर के यहां, एक अदना से नौकर के यहां अगर बरामद होते हैं, वो किसके हैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, तो कोर्ट में प्रूफ होगा कि किसके हैं, लेकिन उस नौकर के तो नहीं है। ये तो तय बात है कि उस व्यक्ति के वो पैसे नहीं है। इतना भारी भरकम यहां पर लगातार छापामारियां हुई, तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के यहां छापामारियां हो गई, कई बड़े चेहरे इस वक्त जेल के भीतर है। बावजूद इसके जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को, घुसपैठ के मुद्दे को या तो नकारा, या फिर आजसू और बीजेपी जदयू इन मुद्दों को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने में नाकाम नजर आ रही है। ये तो मैंने पहले ही स्वीकार किया कि जो हमारे गठबंधन की पराजय है उसका मूल कारण यही है कि हम जन विषयों को जनता के समक्ष लेकर तो गए, मगर शायद उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दों की मौत हो गई या मुद्दे पराजित हो गए, मुद्दे अभी भी वहीं कायम हैं। आपने एक दिलचस्प बात कही है, मैं जरा उसको और खोलता हूँ। सर, सबसे अधिक मतों से विजयी होने वाली जो कैंडिडेट हैं, आलमगीर आलम साहब की सर जी, तो उनके पति पे भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप है। जैसा आपने कहा, उनके किसी नौकर के यहाँ, उनका नौकर नहीं था, उनके ओएसडी, मान लेते हैं और ओएसडी तो किसी का भी ओएसडी रह चुके हैं, उसी कनेक्शन में वो जेल में है सर। हाँ, जेल में उसी कनेक्शन में। जी। तो अब स्थितियां स्पष्ट हैं। ये जनतंत्र का जो जादू है वो कैसे चलता है समझ से परे है। जिस जिले में एमपी का इलेक्शन और असेंबली का इलेक्शन दोनों होता है, एमपी जो है वो जीतता है किसी दूसरी पार्टी का,
और बाकी 5-5, 6-6 जो विधायक हैं एक किसी दूसरी पार्टी के जीत जाते मुद्दे हैं। अलग हो जाते हैं ना सर। वही कह रहे विधानसभा, हैं लोकसभा ना। हमारा कहना बस यही था कि जो राष्ट्रीय विषय हैं, जो यही अंतरराष्ट्रीय मेरा भी विषय कहना हैं, था कि आप लोगों ने विधानसभा के लिए ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे और चुन लिए। कई बार जनता के जो बीच पूरे में। राज्य का विषय होता है वो स्थान विषय की जनता को वो सर टच नहीं करता, कनेक्ट नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दे बड़े नहीं हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि ये बिल्कुल साफ है कि जिन विषयों को और मुद्दों को लेकर हम खड़े हुए, निश्चित रूप से उसको हम लोगों ने जनता के घरों तक पहुंचाने में नाकामयाबी हासिल की। और जनता ने जिस तरह का जनादेश दिया, जिस तरह का भी जनादेश दिया, वही जनादेश आज के सरकार के लिए सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी हकीकत है। और हम अपने विषयों को लेकर फिर से तैयारी करेंगे और फिर से जनसंघर्ष करेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि सरकार का मतलब है कैबिनेट, कबीना। अब आपने देखा होगा कि इस कैबिनेट के कई मिनिस्टर्स हार गए। इसका मतलब क्या है? जब आधी सरकार हार गई, कैबिनेट आधे मिनिस्टर्स हार गए, बड़े बड़े नेता पराजित हो गए, बड़े बड़े नेता के संबंधी भी पराजित हो गए, तो अद्भुत जनतंत्र है। और आपको मानना पड़ेगा कि ठीक वैसे जैसा आप इनका आकलन करते हैं वैसा जनता बिहेव नहीं करती। भूख बड़ी चीज है, ये समझ में आई। भूख से बड़ी कोई चीज नहीं है, ये भी समझ में आई। और जब कभी हम कोई चुनाव किसी लोक लुभावन वायदे से जीत जाते हैं, या जैसे मैया योजना एक सच्चाई है, उसकी वजह से भारी स्विंग हुआ। लेकिन सोचने प्रभावित तो आप लोग भी थे, तभी तो गोगो दीदी लाया आप लोग। सर लेकिन ये सोचने वाली बात यह है कि अगर नहर की एक परियोजना आ जाती सर, स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त हो जाती, अस्पताल ठीक हो जाते, विकास कहाँ पड़ा, हमारा जो थाना और ब्लॉक है ठीक हो जाता सर, तो मुझे लगता है कि इसकी प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ती और मैया योजना जैसी योजना जो है उसको लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये चर्चा का विषय है। ये राजनीतिक विशेषज्ञों को, राजनीतिक पंडितों को जरूर चर्चा करना चाहिए कि मैया योजना या गोगो दीदी योजना या लाडली बहना योजना कारगर है, या उन बहनों का अब अकाउंट नंबर आपके पास आ गया है, उन बहनों के खातों तक आप पैसा पहुंचा सकते हैं, तो उन तक कुछ घरेलू उद्योग भी पहुंचा सकते होंगे। उस स्तर पर सचिवों को तैयार करें कि उनको दोना बनाने और तमाम तरीके जो छोटे उद्योग हैं जिनसे उनको वो पैसा शुल्क भी बढ़ जाए और सरकार को भी कुछ राजस्व की प्राप्ति हो, क्योंकि ये जो प्रक्रिया चल रही है ये सवालिया निशान इस पर लगेंगे, ये तमाम राजनीतिक पंडितों का मानना है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आ गया हूं, सीधा एक सवाल चारों अतिथियों के साथ क्षितिज से शुरू करता हूं। क्षितिज मिश्रा साहब, क्या लगता है हेमंत सोरेन साहब ने राज्य के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लिया है और जनता का जनादेश यह बता रहा है कि उम्मीदें अब साहब से बढ़ गई हैं। 2019 की तरह अगर वादे टूटेंगे तो इस बार जनता का दिल दिमाग सब कुछ टूट कर रह जाएगा। देखिए, ये सच्चाई है कि जनता जितना ज्यादा हमें सीट दिए, जितने ज्यादा वोट दिए, हमारी जिम्मेदारी, हेमंत सोरेन जी की जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ गई है। उनको काम अब उतनी ज्यादा ताकत से करना पड़ेगा। और पिछली आपने कहा कि जिस तरह से उनके दिल, पिछले बार भी दिल नहीं टूटे उनके। हमने योजनाएं दी, हमने मैया सम्मान योजना दिया, हमने 80 उत्कृष्ट विद्यालय दिया, हमने किसानों का जो कहा वो नहीं कर पाए, उसके अलावा आप लोगों ने बहुत कुछ हमने बिजली बिल माफी किया, हमने 200 यूनिट बिजली, ये 5 योजना बोले थे, इसलिए मैं थोड़ा 5 से ज्यादा ही योजना गिना दे रहा हूँ इनको। जो ये तो योजनाएं वो भी जानते हैं। नहीं, तो फिर इन्होंने क्यों कहा कि 5 योजना गिना? आखिरी पड़ाव पे हूं, जल्दी बात खत्म। आखिरी पड़ाव पे था। तो माननीय हेमंत सोरेन जी भी इस चीज को जानते हैं। हमारी मजबूत सरकार है जो मजबूती से झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के लोगों के विकास के लिए कार्य करेगी और हम इसी तरह इनके सवाल के जवाब देते रहेंगे। अमृत साहब, कितना दायित्व मान रहे हैं सरकार पर? कांग्रेस को भी 16 सीटें मिली है, तमाम सीटों पर आप लोगों ने जीत हासिल की, आपका जो किला था आपने उसको फतेह किया है, सरकार में बने हुए हैं आप। इस बार गैर आदिवासी को लेकर जो मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस किस तरीके से मुखर रहेगी कि हेमंत सोरेन के चेहरे पर जीता हुआ चुनाव भी उनके सम्मान को बढ़ा सके? निश्चित रूप से जब हम सरकार में आए हैं, एक दायित्व है हमारे पास, जिम्मेदारी का बोझ है
और हम जनता के उस जिम्मेदारी के बोझ को निर्वहन के लिए कटिबद्ध हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि आगामी जो 5 साल है हम जनता के विषयों को लेके मुखर भी रहेंगे और जनता के लिए जो हमने अपने ऊपर एक दायित्व लेके चला है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा विषय जो आपने पहला सवाल पूछा था हेमंत जी को लेकर, तो परीक्षा में जब परीक्षार्थी जाता है तो उसके परिणाम से उसकी योग्यता को माना जाता है। झारखंड के चुनाव में जो उसका परिणाम आया उसने दिखा दिया कि आज के समय में हेमंत सोरेन जी सबसे लोकप्रिय नेता झारखंड के हैं और सबसे स्वीकार्य नेता है। तो निश्चित रूप से अब उस पर कोई प्रश्न बनता ही नहीं। अब है कि हमें आगे 5 साल काम करना है। निश्चित रूप से आगे आने वाले 5 साल में हम काम करेंगे और सबसे बड़ी हम आशा करेंगे, हो सकता है कि सत्ता के मदहोश में लोग चूर होने लगते हैं, तो हम विपक्ष से आशा करेंगे विपक्ष जागरूक रहेगी, विपक्ष सवाल उठाते रहेगी और झूठ मूठ के एजेंडे को लेके झारखंड में सत्ता को अस्थिर करने का प्रयास नहीं करेगी। सत्ता को अस्थिर करने का प्रयास नहीं करेगी। रमाकांत महतो साहब, जिस तरीके से केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब का चेहरा लोकप्रिय है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुख्यमंत्री के तौर पर जनता ने हेमंत सोरेन साहब को स्थापित कर दिया है। चेहरा, ये विकल्प, ये बड़ा कहीं ना कहीं नुकसान रहा इस बार एनडीए को कि बिना चेहरे के चुनाव आप लोगों ने झारखंड में लड़ा है मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना। स्वाभाविक है जी। ऐसे कई राज्यों में हमने चुनाव लड़ी थी, इससे पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ऐसे कई राज्यों में हम चुनाव लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। यहाँ भी वैसे ही लड़े, सामूहिक नेतृत्व पे लड़े, और लेकिन बाबूलाल जी नेतृत्व किए एक स्तर से, और बाबूलाल जी आज भी झारखंड के सर्वमान्य नेता हैं। दूसरी बात, बस मैं 1 मिनट में सारी बातें रख दूंगा। कह रहे थे कि 40 मिनट के बातों में मैं नहीं समझ पाया रमाकांत जी की बातों को, क्षितिज भाई बता रहे थे। वो लगते हैं कि मेरी बात को ये नहीं समझ पाए, लगता है माननीय गृह मंत्री जी की बात को भी नहीं समझ पाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पार्टी को ऊंचाई की बुलंदियों को ले गए। उन्होंने कभी ये बातें नहीं कही है अमित शाह जी ने कि यहाँ से पूरी तरह से घुसपैठ खत्म हो गया है देश में, या आतंकवाद खत्म हो गया है, नक्सलवाद, भाई उसको खात्मा करने की तैयारी, सर्जरी की तैयारी हो कर दी जा रही, बहुत की जा रही है। दूसरी बात, मैया योजना पे ये आरोप लगा रहे थे कि नहीं, इस पे ऐतराज है, इन लोग को एलर्जी है उसमें। भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं और बहनों को जो सम्मान दिया है 33% आरक्षण, इससे पहले इसी बिल को लेकर के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी इस बिल को फाड़ने का काम किए थे। और ये बात करेंगे सामाजिक न्याय में, ये भूरा बाल साफ करने की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएंगे। ये कहेंगे कि भूरा बाल क्या होता है, फूल फॉल, और उसको साफ करने की बात करते हैं। ये हमारे सीख देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समझती है सारी भी, तो कहते भी हैं, आपके पत्रकार बंधु भी कहते हैं और जनता भी कहती है, ज्यादा बढ़िया तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अपनी भूमिका अदा करती है। बिल्कुल अदा करती है। सत्ता में भी दिखा दे रहे हैं और झारखंड में भी विपक्ष क्या होगा उसको दिखाएंगे हम लोग, और सकारात्मक पहल के साथ दिखाएंगे। हम नकारात्मक राजनीति पे भारतीय जनता विश्वास। जी सर, तमाम चुनाव में तमाम जो चुनावी समीकरण है, क्या नजर आ रहा है आगे चलकर गठबंधन की परिस्थितियां किस तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं? सर, दोनों गठबंधन अपनी अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेंगे। सरकार को शुभकामनाएं और बधाई। वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, अपने सामर्थ्य की जो विराटता है उसको प्रदर्शित करे और कोशिश करे कि यहाँ के जो जन विषय हैं, जन कल्याण और जन हितों से जो जुड़े हुए सरोकार हैं, उसको लेकर चले। हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका होती है, हम बहुत ही सचेत और सतर्क नज़रों से सरकार पे दृष्टि रखेंगे और सरकार के विरुद्ध आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। और आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन कल पक्ष में होंगे, इसकी भी गारंटी है, क्योंकि हम कल मतलब 5 साल बाद ना, या बीच में भी कुछ होगा? कल का अर्थ कल है। अच्छा, तो बीच में झारखंड बहुत बार यू नेवर नो कि व्हेन योर यू नो मंडे कम्स। बिल्कुल। देखिए, कई इशारे हैं, कई बातें हैं, कई तरह की चीजें हैं, कई तरीके के दबाव हैं। सरकारों पर भी दबाव है, विपक्ष पर भी दबाव है। कई मामले कई जगह चल रहे हैं, लंबित है। आज भी सीबीआई की छापामारी हो रही है। बहुत सारे समीकरणों के बाद झारखंड में सरकार की स्थापना हुई है। सरकार को पूरी तरीके से न्यूज़ 11 की भी शुभकामनाएं हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है, स्थिर सरकार बने, जनता के विकास में कार्य करे और विपक्ष अपनी भूमिका में पूरी तरीके से मुखर रहे। हम भी मीडिया के धर्मों का निर्वहन
करते रहेंगे। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। आंसू से संजय रंजन साहब हमारे साथ थे। संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी से रमाकांत महतो जी थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से अमृत सिंह साहब हमारे साथ थे। अमृत जी बहुत धन्यवाद आपका। और आरजेडी से क्षितिज मिश्रा साहब हमारे साथ थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।